हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू एडिटोरियल रीड करेंगे और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, ग्रामर एंड वोकैबुलरी को। तो काफ़ी एडवांस्ड लेवल का ये रहेगा। और ये जो तारीख है आज वो है 25 अगस्त 2026। और आपको वैसे ये जो डेट होती है इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप लोग यहाँ पर इंग्लिश इंप्रूव करने आए हो। चाहे 10 साल पुराना वीडियो देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पर्पस होना चाहिए अपनी वोकैब, ग्रामर और रीडिंग स्किल को इंप्रूव करना। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा टाइटल क्या है? ट्रिपल टेस्ट, अड्रिफ्ट। ट्रिपल टेस्ट मतलब 3 टेस्ट हैं। ये जो एडिटोरियल है ये इंडस्ट्री के बारे में है। अभी इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए 3 टेस्ट हैं, ट्रिपल टेस्ट हैं। मतलब 3 शर्तें हैं। अगर ये 3 शर्तें कोई मान लेता है तो ये क्या कहलाएगी कि हाँ ये इंडस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा वो क्या 3 कंडीशंस हैं। तो ट्रिपल टेस्ट। अड्रिफ्ट, अड्रिफ्ट का मतलब होता है दिशाहीन, दिशा का भटकना। ठीक है, अभी वोकैबुलरी भी दिखा दूंगा। तो अड्रिफ्ट दिशाहीन, डायरेक्शनलेस। ऑन द रूलिंग, रूलिंग का मतलब है जजमेंट, फैसला, वर्डिक्ट। बहुत सारे मतलब निकलते हैं। वर्डिक्ट कह लो, डिसीजन कह लो या जजमेंट। ठीक है, तो ऑन द वर्डिक्ट, ऑन द डिसीजन, ऑन द जजमेंट, ऑन द रूलिंग मतलब फैसले पर। किस पर फैसले पर? कह रहे हैं ऑन डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो उद्योग की परिभाषा पर, फैसले पर। यह है आपका एडिटोरियल। पहला वर्ड याद कर लो, अड्रिफ्ट। साथ साथ दिखा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। ये आपका वर्ड अड्रिफ्ट, मीनिंग क्या है? दिशाहीन, बिना दिशा के, भटकता हुआ या बिना सहारे के। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? अड्रिफ्ट। जब कोई व्यक्ति, समूह, नाव या स्थिति बिना स्पष्ट दिशा, उद्देश्य या नियंत्रण के हो। ये एग्जाम्पल्स आप अपने आप पढ़ लेना। ये आप वीडियो को पॉज करो और इन सबको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो नहीं तो फिर टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो याद करेंगे, रूलिंग। रूलिंग का मतलब है डिसीजन एंड डेफिनेशन इज परिभाषा। इंडस्ट्री को बोलते हैं उद्योग। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग या सब टाइटल, द सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट हैव डिस्कार्डेड। जो सुप्रीम कोर्ट है इसको हटाना नहीं चाहिए था या रद्द नहीं करना चाहिए था, निरस्त नहीं करना चाहिए था, खारिज नहीं करना चाहिए था। किसको? अवर्केबल टेस्ट को। अब जैसे 3 टेस्ट की बात हुई, ट्रिपल टेस्ट की, तो ये वही टेस्ट है। और कैसा टेस्ट है? वर्केबल है, जो मतलब प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, प्रैग्मेटिक है, जो चल रहा है। ठीक है, जो सही से काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्केबल टेस्ट। तो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको जो सही से चल रहा टेस्ट है, ऑलरेडी इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो थी देखो इंडस्ट्री पर, तो कह रहे हैं वर्केबल जब वो है, वो जो सही चल रही है, तो इस टेस्ट को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ये हमारा शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हिंदी होती है चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, मोडाल वर्ब। वर्ड याद करेंगे, वर्केबल टेस्ट, एक ऐसा परीक्षण, एक ऐसी कसौटी जो वर्केबल हो, व्यवहारिक हो, जो चल रही हो। सेकेंड इज डिस्कार्ड, खारिज करना, नकार देना, हटा देना, और इसमें बाकी नॉर्मल है। अभी हम अब रीड करते हैं मेन हमारा एडिटोरियल। तो फर्स्ट पैराग्राफ, ऑन अगस्त 20 अगस्त को a 9 judge bench of the Supreme Court of India delivered a judgment। ये जो 9 जजेस की जो बेंच है, पीठ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, डिलीवर्ड अ जजमेंट, तो इन्होंने एक फैसला डिलीवर किया, फैसला सुनाया। ऑन द करेक्टनेस ऑफ द रूलिंग, ये जो रूलिंग है, फैसला है, कौन सा फैसला? इन बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। ये याद रखना, BWSSB 1978। तो ये कोई मामला था, केस था। तो इसमें जो रूलिंग है, तो
इसका जो करेक्टनेस है, इसकी जो वैधता है कि भाई ये डेफिनेशन सही भी है कि नहीं, ठीक है, तो उसकी जो वैधता है, तो इस पर इन्होंने क्या किया, डिलीवर्ड और जजमेंट, फैसला सुनाया। इन शॉर्ट कहें तो ये जो BWSSB ये वाला मामला है, तो इसमें एक फैसला आया होगा, तो ये जो रूलिंग है, तो इसकी करेक्टनेस पर, इसकी वैधता पर कि भाई ये सही भी है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो इस पर इन्होंने क्या किया, 9 जजेस वाली बेंच ने फैसला सुनाया 20 अगस्त को। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, इन दैट जजमेंट, उस फैसले में, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, ये जो व्यक्ति है, मतलब ये वाला मामले की बात हो रही है, तो उस फैसले में ये जो जस्टिस है, न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर, हैड लेड डाउन, तो इन्होंने रखा था, इन्होंने स्थापित किया था, इन्होंने निर्धारित किया था, इन्होंने पेश किया था, इन्होंने सामने रखा था। तो लेड डाउन, ये आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट। तो इन्होंने रखा था, क्या रखा था, क्या निर्धारित किया था, क्या स्थापित किया था, व्हाट वाज कॉल्ड, जिसे कहा गया द ट्रिपल टेस्ट, तो इन्होंने रखा था ये ट्रिपल टेस्ट जिसको कहा गया। और टेस्ट किस पर था, कह रहे हैं ऑन व्हाट काउंट्स एज एन इंडस्ट्री, कि किसको इंडस्ट्री माना जाना चाहिए या किसको इंडस्ट्री मानना जाता है। तो यहां पर आपको एक फ्रेज याद करना है जो कि है व्हाट काउंट्स एज समथिंग। जैसे मैं बोलता हूं हु काउंट्स एज एन एम्प्लॉई, मतलब कर्मचारी किसको माना जाना चाहिए या किसको मानना होगा। या फिर व्हाट काउंट्स एज डिप्लोमेसी, यानी कि डिप्लोमेसी किसको मानना होगा, तो ये होता है व्हाट काउंट्स एज, ठीक है। तो इसको याद रखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा, ये एडिटोरियल है तो कह रहे हैं उस जजमेंट में जो जस्टिस हैं इन्होंने स्थापित किया था, रखा था, व्हाट वाज कॉल्ड, जिससे कहा गया ट्रिपल टेस्ट। और ये टेस्ट किस पर था, ऑन व्हाट काउंट्स, कि किसको गिनना चाहिए, एज एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के रूप में, मतलब कौन इंडस्ट्री के अंदर होगा, कौन इंडस्ट्री नहीं होगा। अंडर सेक्शन 2J, ये जो 2J सेक्शन है और किसका सेक्शन, ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अब ये याद रखना 1947 का ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, तो इसका जो सेक्शन है 2J, तो इसके अंतर्गत इंडस्ट्री किसको माना जाना चाहिए, तो ये इन्होंने निर्धारित किया था। अब इसमें वर्ड मीनिंग देखिए, 9 जज बेंच, 9 न्यायाधीशों वाली पीठ, करेक्टनेस इज वैधता, रूलिंग इज डिसीजन फैसला, डिलीवर अ जजमेंट फैसला करना या फैसला सुनाना, फैसला देना, जजमेंट फैसला डिसीजन, देन जस्टिस होता है न्यायमूर्ति, ले डाउन रखना, स्थापित करना, निर्धारित करना, देन व्हाट वाज कॉल्ड, जिससे कहा गया, इसमें ये जो आपको व्हाट दिख रहा है ऑब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ये वॉज लगा हुआ है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, देन व्हाट यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा और ये काउंट इसके साथ एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एज मतलब के रूप में। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट सेंटेंस, 3 कंडीशंस, तो ये 3 शर्तें, ये ट्रिपल टेस्ट है, ठीक है। 3 कंडीशंस वर टू बी मेट फॉर एन इंडस्ट्री, जो 3 शर्तें हैं तो वो पूरी होनी थी फॉर एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के लिए। अब ये हमारा लेसन है वर्स टू वर्ड टू का, और उसका पैसिव हो गया वर्स टू बी वर्ड टू बी, मेट या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, 3 कंडीशंस ऑब्जेक्ट। जो 3 शर्तें हैं तो वो पूरी की जानी थी या कि हाँ की जानी थी, ठीक है, मतलब 3 शर्तें फुलफिल होनी चाहिए थी इंडस्ट्री के लिए। अगर 3 शर्तें आप मान लेते हो, अगर 3 शर्तें उन पर लागू हो जाती हैं तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। फिर देखो हाइफन डाल के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कौन सी 3 शर्तें, अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मतलब पूरा सिस्टम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने इंडस्ट्री लगाई और आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने आज 1000 प्रोडक्शन करी, अगले दिन कह रहे हो मूड नहीं है, अगले दिन 1 लाख प्रोडक्शन कर दी, अगले दिन 5-10 प्रोडक्शन कर दी, अगले दिन कह रहे हो मूड नहीं है, ऐसा नहीं। एक सिस्टम से पर डे आपका 1000 आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो 1000 ही रहेंगी, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है, ऊपर नीचे होगा, बट एक सिस्टम होना चाहिए पूरा।
तो ये होता है सिस्टमेटिक एक्टिविटी, पहली शर्त होगी। दूसरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कोऑपरेशन, जो मालिक है, एम्प्लॉयर होता है जो नौकरी पे आपको रखता है मालिक, एम्प्लॉई होता है कर्मचारी, तो इन दोनों का कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। एंड और तीसरी कंडीशन क्या है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो उत्पादन है मतलब आप प्रोड्यूस कर रहे हो चीज़ों को, देन वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन आप बांट रहे हो, और किसका प्रोडक्शन किसका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, ये जो गुड्स होता है सामान आप वगैरह बेच रहे हो, सर्विसेज जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ सर्विस दे रहा हूँ, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो ये है तीसरा। अदर देन दोज, उनसे अलग, और किन से अलग, दैट आर प्योरली रिलीजियस, जो पूरी तरह से धार्मिक है और स्पिरिचुअल है या आध्यात्मिक है। अब यहाँ पर दैट जो है इस दोज के लिए यूज़ किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा, रिलीजियस आपका, और स्पिरिचुअल काम करेगा एडजेक्टिव का, प्योरली काम करेगा एडवर्ब का आर लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, जो 3 शर्तें हैं वर टू बी मेट, ये पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी थी इंडस्ट्री के लिए। एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, दूसरा ये आ गया, और तीसरा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन वांट्स को, मतलब अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और वो अगर ह्यूमन की नीड्स जो है उसको पूरा कर पा रहे हैं, तो ही वो इंडस्ट्री कहलाएगी। और कह रहे हैं अदर देन दोज, उनसे उनको छोड़ के, उनसे अलग, किन से अलग, जो प्योरली रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो, तो इनको काउंट नहीं करना। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट मोटिव वॉज इररेलेवेंट, ये सब्जेक्ट, इररेलेवेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, वॉज लगा हुआ है। तो प्रॉफिट मोटिव, मान लो एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, कोई भी लगा लो, अब ये एक कंपनी है, अब इसने कोई बिजनेस किया, ये गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हैं, एक को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एक और है मान लो कोई संस्था या कोई भी चीज़ है, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए नहीं करती ये काम, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो प्रॉफिट मोटिव है, मोटिव मतलब उद्देश्य, कि भाई कोई, ये कह रहे हैं ये अप्रासंगिक है, मतलब ये इररेलेवेंट है, इसका कोई आपस में तालमेल नहीं है। अगर कोई कंपनी ये सोच के बिजनेस कर रही है कि प्रॉफिट कमाना है, या कोई कंपनी ये सोच के कुछ कर रही है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो कुछ भी हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मुनाफे वाला उद्देश्य है ना, तो ये अप्रासंगिक है, इससे डिसाइड नहीं होगा कि वो इंडस्ट्री है या नहीं। और इससे भी आसान भाषा में बता देता हूँ, मान लो ये कंपनी है, तो अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो ही आप इसको इंडस्ट्री मानोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और कंपनी है, इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, या फिर ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इनको इंडस्ट्री नहीं मानोगे, तो भी इसको इंडस्ट्री माना जा सकता है, ठीक है। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं, चाहे फायदा हो चाहे ना हो, तो इस चीज पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंडस्ट्री है या नहीं है, प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। तो वही चीज है प्रॉफिट मोटिव, जो मुनाफे वाला उद्देश्य है वो इररेलेवेंट है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सेमीकोलन डाला, तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो कैसे कि ये इररेलेवेंट कैसे है। कह रहे हैं व्हाट मैटर्ड, जो मायने रखता था, इन दिस डिटर्मिनेशन, इस फैसले में, डिटर्मिनेशन या फैसले के लिए यूज किया गया, तो व्हाट मैटर्ड, जो मायने रखता था, इन दिस डिटर्मिनेशन वॉज, वो था, क्या था, द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, जो गतिविधि है उसका नेचर कैसा, उसकी प्रकृति कैसी है, तो इससे डिसाइड होगा। एंड और ओनली सॉवरन फंक्शंस स्टूड आउटसाइड इट, और जो संप्रभु फंक्शंस हैं, जैसे ये हमने एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ भी पढ़ाई थी मैंने आपको सेम, उसमें क्या था, जैसे आपका जुडिशरी होगी, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, संप्रभु फंक्शंस। तो कहना है स्टूड आउटसाइड इट, तो वो इससे बाहर थे, मतलब हर चीज इंडस्ट्री होगी, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, ठीक है, फूड इंडस्ट्री, ये सारी चीज, लेकिन ये जो है ना जुडिशरी या डिफेंस एटसेट्रा, तो इनको बोला गया सोवरन फंक्शंस। तो ये सारे क्या है, स्टूड, तो ये बाहर थे इससे, इंडस्ट्री की डेफिनेशन से। नेक्स्ट वन, अ 5 जज बेंच इन स्टेट ऑफ यूपी
वर्सेस जयबीर सिंह 2005। तो ये जो 5 जजों वाली बेंच है, रेज्ड अ डाउट, तो इन्होंने एक संदेह खड़ा किया था, संदेह उठाया था अबाउट दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के बारे में, एंड और अ 7 जज बेंच सेंट इट, और जो 7 जजों वाली बेंच है उसने इसे भेज दिया टू द करंट 9 जज बेंच, जो वर्तमान में 9 जजेस वाली बेंच है, पीठ है, तो इसको भेज दिया। सिंपल एकदम नॉर्मल इंग्लिश है ये। अब इसके बाद आगे, और एक चीज और याद रखना, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको इंग्लिश के रूल्स नहीं आते, और सारे रूल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस टेंस करके आप आगे हो एडिटोरियल पढ़ने, ऐसे एडिटोरियल नहीं आते, पूरा एक सिस्टमैटिक वे से आपको चलना पड़ता है। चलोगे तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, ठीक है। और अगर आपको मुझसे इंग्लिश सीखना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स एनरोल करना, जिसमें मैं आपको वोकैबुलरी पर वीडियोस जो है न्यूज़पेपर वाली वो देता चला जाऊंगा, और 5000 के आसपास उसमें वोकैबुलरी अब तक कवर हो चुकी है। और बाकी देख लेना, 1 ईयर कोर्स भी है आपके सामने है। 1 ईयर और लाइफ टाइम कोर्स का दोनों का कंटेंट सेम है। लाइफ टाइम में मैं आपको और एडिशनल वीडियोस देता चला जाऊंगा वोकैबुलरी पर। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, देख लेना, ठीक है। अभी आ जाइए आगे। आगे लिखा है दिस बेंच, ये जो बेंच है, लेफ्ट द ट्रिपल टेस्ट स्टैंडिंग। तो ये जो 9 जज वाली बेंच है, इसने क्या किया, लेफ्ट छोड़ दिया, स्टैंडिंग वैसा का वैसे खड़ा छोड़ दिया, यानी कि उस पर कुछ बदलाव नहीं किया। किस पर, ट्रिपल टेस्ट पर। किस चीज के लिए, फॉर ऑल पेंडिंग डिस्प्यूट्स, जो भी लंबित डिस्प्यूट्स है, विवाद है, उनके लिए, अंडर द ओल्डर आईडी एक्ट, ये पुराना आईडी एक्ट है, तो इसके तहत। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं, ये बेंच है, तो इसने क्या करा, जो ट्रिपल टेस्ट है ना, जो पुराने पेंडिंग मामले पड़े हैं इस पुराने वाले आईडी एक्ट के तहत, तो उनको वैसा ही छोड़ दिया कि भी पिछले वाले जो केसेस है वो पिछले वाले एक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होंगे, ये मतलब है इसमें। जैसे ये अगर लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, हमने एक वर्ब पढ़ी हुई है लीव डेड, मरे हुए छोड़ देना, मार देना, ऐसे ही लीव स्टैंडिंग, उसको खड़े हुए ही छोड़ देना, वैसे ही छोड़ देना। तो इन्होंने भी क्या करा, इस बेंच ने छोड़ दिया केस को, ट्रिपल टेस्ट को, पेंडिंग डिस्प्यूट्स के लिए, जो लंबित मामले हैं उनके लिए, ओल्डर एक्ट में। और ओल्डर एक्ट कौन सा, कह रहे हैं विच वॉज रिपेल्ड, जिसे निरस्त कर दिया गया। अब ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया इस एक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रिपेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब निरस्त करना, कैंसिल करना, रद्द करना, अमान्य करना। तो जिसे रिपेल्ड कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया ऑन नवंबर 21, 2025 को। व्हेन, जब द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, अब ये याद रखना 2020 वाला IRC, ये नया वाला कोड है, और 1947 वाला पुराना है। तो कह रहे हैं व्हेन, जब ये जो IRC 2020 है, केम इनटू फोर्स, जब ये लागू हुआ। सिंपल, तो जब RC 2020 IRC लागू हुआ, तब कह रहे हैं कि इसको ओल्ड वाला जो एक्ट था इसको रिपेल कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। अब पूरी हिंदी क्या निकालोगे, ये जो बेंच है इसने ट्रिपल टेस्ट को वैसा ही रखा पेंडिंग डिस्प्यूट्स के लिए ओल्डर आईडी एक्ट के तहत, जो कि रिपेल्ड कर दिया गया ऑन 21/2025 को, जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 केम इनटू इफेक्ट, जब ये लागू हुआ, ये फोर्स में आया। वोकैबुलरी देखोगे, कम इनटू फोर्स, लागू होना, देन पेंडिंग इज लंबित, डिस्प्यूट्स मतलब मामले, रिपेल किसी को दूर कर देना, हटा देना या निरस्त करना, कैंसिल करना, करंट इज वर्तमान। अब यहाँ देखो लेड बाय, अब ये बेंच क्या है, कह रहे हैं लेड बाय, की अध्यक्षता वाली। कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच जो है, इसने ट्रिपल टेस्ट को स्टैंडिंग रखा सभी पेंडिंग डिस्प्यूट्स के लिए पुराने एक्ट के तहत। आगे लिखा है हाउएवर, हालांकि अ मेजॉरिटी ऑफ द 9 जज बेंच ऑल्सो रूल्ड, कह रहे हैं ये जो 9 जज वाली बेंच है, 9 जज वाली पीठ, तो इसमें से कह रहे हैं मेजॉरिटी, ज़्यादातर, मतलब मान लो 9 जजेस हैं, उनमें से मान लो 5 या 6, तो ये मेजॉरिटी होगी। तो कह रहे हैं जो मेजॉरिटी है, हो सकता है 7 हो, ये हो सकता है 8 हो, ठीक है, तो ज़्यादा है इनकी संख्या। तो ये जो मेजॉरिटी है, ज़्यादातर जो है, कह रहे हैं ऑल्सो रूल्ड, उन्होंने ये भी फैसला दिया, उन्होंने ये भी कहा दैट की, क्या बोला,
BWSSB, ये वही आ गया जो ऊपर मैंने आपको कहा था याद रखना, ये यहाँ पे ये वाला, ठीक है, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड 1978 वाला। तो इन्होंने ये रूल किया, इन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो BWSSB है विल नॉट बी अ शीट एंकर, तो ये मुख्य आधार नहीं होगा। शीट एंकर क्या होता है, समुद्री जहाज देखे होंगे तो उसको एक जगह टिकाने के लिए एक भारी सा वो होता है एंकर, उसको नीचे लटका देते हैं। तो यहाँ पर शीट एंकर का मतलब हो गया मतलब एक मेन पॉइंट, मुख्य आधार, एक मजबूत कोई चीज, ठीक है। तो इनमें से ज्यादातर जजेस ने क्या किया, इन्होंने बोला BWSSB जो है, जो बेंगलोर वाला केस है, तो विल नॉट बी अ शीट एंकर, तो ये कोई मुख्य पॉइंट नहीं होगा, ये कोई मेन आधार नहीं होगा। फॉर किसके लिए, इंटरप्रेटिंग सेक्शन 2P ऑफ द IRC। अब ये जो IRC है ये नया रूल हो गया 2020 वाला, इसका जो ये धारा है 2P, इसका जो सेक्शन है 2P, तो इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, इसके व्याख्यान के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो नया IRC है इसमें जो सेक्शन 2P है, तो इसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी हुई है। अभी इंडस्ट्री किसको कहा जाएगा, तो कह रहे हैं जो इंडस्ट्री की इंटरप्रिटेशन है, उसका व्याख्यान है, तो उसके लिए ये जो BWSSB है तो ये मुख्य आधार नहीं होगा, तो इसको अलग रखो, ये कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे, दैट इज अ मिस्टेक, ये गलती है। इन हर डिसेंटिंग ओपिनियन, अपने असहमति वाले फैसले में, ओपिनियन होता है राय, फैसला, डिसेंटिंग का मतलब हो जाता है असहमति वाला, डिसेंट एक वर्ब थी, असहमत होना, और ओपिनियन यहाँ पे कोर्ट की लैंग्वेज में डिसेंटिंग ओपिनियन मतलब हो जाता है अलग राय रखना, ठीक है, असहमति रखना किसी चीज से। तो अपने असहमति वाले फैसले में जस्टिस BV नागारत्ना ये जो है हेल्ड दैट, तो इन्होंने कहा कि, हेल्ड मतलब कहना या फैसला देना, तो इन्होंने कहा कि द रेफरेंस इटसेल्फ वाज अननेसेसरी। ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब यहाँ पे मामले के लिए यूज किया गया। जब आप कोई भी क्वेश्चन है या कोई मुद्दा है, अगर उसको आगे भेजते हो विचार के लिए, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस यहाँ पे कोर्ट की लैंग्वेज में। नहीं तो दूसरा मतलब इसका होता है संदर्भ। तो कह रहे हैं ये जो अपने असहमति वाले ओपिनियन में, अब इन जज ने क्या किया, हेल्ड, इन्होंने कहा दैट की ये जो रेफरेंस है, ये जो मामला है, इटसेल्फ करे खुद में, वाज अननेसेसरी, ये अनावश्यक था, मतलब इसको उठाने की जरूरत ही नहीं थी। एंड दैट, और ये भी कहा कि द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्स नो इंटरफ्रेंस, और जो ट्रिपल टेस्ट है इसको जरूरत नहीं है किसी भी हस्तक्षेप की, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रिक्वायर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस लगा दिया। तो इन्होंने ये कहा अ व्यू, ये एक व्यू है, शेयर्ड जो साझा किया गया, बाय 3 अदर जजेस, 3 अन्य जजेस के द्वारा। तो 9 में से 3 जजेस अलग राय रखते हैं कि भाई ये जो रेफरेंस है खुद में क्या है, नेसेसरी, अनावश्यक है, और जो ट्रिपल टेस्ट है इसमें किसी के भी हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आगे, हर रीजनिंग इज कंपेलिंग, उनका जो तर्क है, रीजनिंग है, उन्होंने जो भी कारण दिया है, तर्क दिया है, तो कह रहे हैं वो कंपेलिंग है। कंपेलिंग क्या होता है, जो आपको बताता है कि हाँ वो सही कह रहा है एकदम, जो आपको कंपेल क्या होता है, मजबूर करना, विवश करना, और कंपेलिंग जो आपको मजबूर करता है, मतलब हाँ भाई उसका रीज़न सही है, वो हमें फोर्स कर रहा है कि मानो इस बात को, तो उसका रीज़न कंपेलिंग है। सिंस 1978, 1900, ये जो 1978 है, इस समय से, सिंस का यहाँ पर मतलब है से, एंड पर्टिकुलरली, और खास तौर पर या विशेष रूप से, आफ्टर द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स ऑफ 1991, तो जो ये 1991 है, तो इसमें लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन, रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स मतलब सुधार, प्राइवेटाइजेशन मतलब किसी चीज़ को प्राइवेट बनाना, और लिबरलाइजेशन मतलब एक तरह की स्वतंत्रता देना, लिबर्टी से बना है। तो ये जो स्वतंत्रता देना है और जो प्राइवेटाइजेशन है, चीज़ों को प्राइवेट करना, तो ऐसे जो सुधार हैं 1991 के, तो कह रहे हैं विशेष रूप से इस चीज़ के बाद, वैसे तो कह रहे हैं कि 1978 से, लेकिन स्पेशली पर्टिकुलरली 1991 के बाद क्या हुआ,
अ फार हायर नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब एक बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं, हैव मूव्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, तो वो मूव कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में। आउट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, मतलब यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सरकारी रोजगार की, तो सरकारी रोजगार की जो सुरक्षा है तो इससे बाहर, तो ये मूव कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट, एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री इज इवन मोर नेसेसरी। एक्सपेंसिव, ये कोई महंगा नहीं है, एक्सपैंड से बना है, एक्सपैंड होता है विस्तृत करना, फैलाना, और एक्सपेंसिव जो होता है वो ये स्पेलिंग है महंगा, और यहाँ पे देखो ए डला हुआ है, तो इसका मतलब विस्तृत यानी कि डिटेल्ड। ये जो डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, परिभाषा है इंडस्ट्री की, इज इवन मोर नेसेसरी, कह रहे ये यहाँ तक कि और भी ज़्यादा आवश्यक है, मतलब आपको डेफिनेशन को और बढ़ाना चाहिए। नाउ, तो अब और भी आवश्यक है, एज अ बुलवर्क फॉर द वर्कर, वर्कर के लिए रक्षा कवच के रूप में। बुलवर्क क्या होता है? रक्षा कवच एक तरह का, या बांध, जिसको आप डैम बोलते हो, ठीक है, एक डैम के रूप में जो उनकी रक्षा करता हो, प्रोटेक्शन कह सकते हो, तो उस रूप में। और कह रहे हैं डेफिनेशन कौन सी, कह रहे हैं एज एंटेल्ड इन द ट्रिपल टेस्ट, जो ट्रिपल टेस्ट में निहित है, जो उसमें बताई गई है। देयरफॉर, इसीलिए, तो कह रहे हैं विस्तृत जो परिभाषा है इंडस्ट्री की, जैसे कि ट्रिपल टेस्ट में निहित है, इज देयरफॉर, वो इसीलिए, इवन मोर नेसेसरी, वो और भी ज़्यादा आवश्यक है अब एक डैम के रूप में, प्रोटेक्शन के रूप में वर्कर के लिए, क्योंकि अब और ज़्यादा इंडस्ट्री आ चुकी हैं, तो डेफिनेशन और एक्सपैंड होनी चाहिए, तो ये कह रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको वोकैबुलरी भी दिखाता हूँ। वर्ड मीनिंग देखो, पहला याद करोगे यहाँ पर रूल, ये भी डिसीजन देने के लिए यूज किया है। शीट एंकर, शीट एंकर क्या होता है? एक तरह से जो किसी चीज को मजबूती के साथ कहीं पर रोक के रखता है। समुद्री जहाज का एग्जांपल देख सकते हो, एंकर आपको पता होगा, इमेज देख लेना, शीट एंकर डाल के इमेज करना तो समझ में आ जाएगा आपको। इंटरप्रेट होता है व्याख्यान करना। डिसेंटिंग ओपिनियन, असहमति वाला राय, असहमति वाला फैसला। रेफरेंस का मतलब है मामला। अननेसेसरी इज अनावश्यक। देन रिक्वायर, जरूरत होना। इंटरफ्रेंस इज हस्तक्षेप, पर्टिकुलरली विशेष रूप से। लिबरलाइजेशन, स्वतंत्रता देना। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करना किसी चीज को। रिफॉर्म इज सुधार। कंपेलिंग, जो ठोस हो, कोजेंट हो। रीजनिंग इज तर्क। अ फार हायर नंबर, मतलब कहीं ज्यादा जो संख्या है वर्कर्स की। देन एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, विस्तृत, डिटेल्ड। नेसेसरी इज आवश्यक। देन बुलवर्क, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ऊपर एज एंटेल्ड, किसी चीज में समाहित होना, इंक्लूड होना। अब ये अपना हो गया था वर्ड। अब ये वर्ड आता है नेक्स्ट, क्या है? बुलवर्क, मतलब होता है सुरक्षा कवच, मजबूत रक्षा, बचाव की दीवार, रक्षात्मक सहारा। तो इसके आप लोग ये एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, ये सारा आप पढ़ लेना, ये आपकी जिम्मेदारी। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, डैम या दूसरी भाषा में बांध भी बोलते हैं, ठीक है, तो एक ही बात है। सुरक्षा कवच है तो बांध ही तो हुआ। तो अभी देखते हैं इसके आगे। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हुआ। अभी सेकंड पैराग्राफ, सेक्शन 2P ऑफ द IRC। अब देख रहे हो IRC आ रहा है, इसका मतलब न्यू कोड की बात हो रही है, नए संहिता की बात हो रही है, नए एक्ट की बात हो रही है। तो नए एक्ट का जो सेक्शन 2P है, डज नॉट मूव अवे, तो ये मूव अवे नहीं करता, मतलब अलग नहीं करता है। किससे अलग नहीं होता ये? फ्रॉम जस्टिस कृष्णा अय्यर्स ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला इन BWSSB। जो ये न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर हैं, इनका जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है, ये बेंगलोर वाला केस, उसमें तो इन्होंने जो भी डेफिनेशन दी होगी इंडस्ट्री की, कह रहे हैं कि ये जो नया IRC है, तो इसमें जो सेक्शन 2P है, कह रहे हैं वो कोई मूव अवे, वो कोई अलग नहीं है। एंड रिप्रोड्यूसेस, ये रिप्रोड्यूस करता है, मतलब दोबारा से प्रोड्यूस करना। किसको रिप्रोड्यूस करता है? मच ऑफ इट्स एसेंस, इसके ज्यादातर सार को। एसेंस का मतलब होता है सार, या फिर बोल सकते हो जिस्ट, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं जो एसेंस है ना, सार है, जो डेफिनेशन है,
ये नए वाले सेक्शन में। और जो कृष्ण अय्यर की जो डेफिनेशन है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले वाली, तो कह रहे हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। तो रिप्रोड्यूसेस मच ऑफ इट्स एसेंस, वो उसके सार को रिप्रोड्यूस ही करता है, सेम ही ऑलमोस्ट। इट इज देयरफॉर, इसीलिए ये डिफिकल्ट है, मुश्किल है समझना। वाई, क्यों BWSSB हैज टू बी सेट असाइड, कि ये जो बेंगलोर वाला केस है इसको अलग रखा जाना चाहिए। ये हैज टू बी आ रहा है हमारा वीडियो नंबर 300 के आसपास होगा, जहाँ पे हैज टू बी हैव टू बी आपको नजर आएगा एक अलग सेंस में। एक तो पढ़ता है पढ़ती है वाला आता है, ये चाहिए वाला सेंस है। तो कह रहे हैं इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कह रहे हैं इसीलिए ये समझना मुश्किल है। वाई, क्यों ये जो बेंगलोर वाला केस है इसको सेट असाइड, इसे अलग रखना चाहिए। व्हेन, जब, कह रहे हैं कब अलग रखना चाहिए, कह रहे हैं जब सेक्शन 2P यानी कि जो ये नया वाला सेक्शन है इटसेल्फ खुद कम्स अप, ये आता है फॉर इंटरप्रिटेशन के लिए, व्याख्यान के लिए। मतलब ये जो 2P सेक्शन है ना, एक खुद बोलता है कि भी मेरी इंटरप्रिटेशन करो। तो कह रहे हैं फिर इस BWSSB को अलग क्यों रखना। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग लगेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, सुनोगे समझ में आएगा। दोबारा सुन लो। कह रहे हैं इसीलिए ये समझना मुश्किल है कि भाई ये जो BWSSB वाला केस है इसको क्यों अलग रखना चाहिए, जब सेक्शन 2P खुद आता है अपने व्याख्यान के लिए। और ऊपर क्या बोल रहे हैं कि ये दो अलग अलग है, नीचे क्या बोल रहे हैं सेम सेम है लगभग। तो फिर ये डिफिकल्ट हो जाता है समझना। इसके बाद है द ट्रिपल टेस्ट वॉज ऑल्सो नॉट मेरीली अ प्रो लेबर डिवाइस। ये जो ट्रिपल टेस्ट है कह रहे हैं वॉज, ये था, ऑल्सो क्या था, नॉट मेरीली, मेरीली मतलब मात्र, और नॉट आ रहा है मतलब नहीं था। तो कह रहे हैं ये जो टेस्ट है ना ये मात्र प्रो लेबर डिवाइस नहीं था। प्रो लेबर मतलब एक डिवाइस का मतलब उपकरण होता है, बट डिवाइस का ये मतलब वो नहीं है। यहाँ पे एक जरिया, साधन के यूज के सेंस में यूज होगा। मतलब उनके लिए जो प्रो लेबर्स हैं, प्रोफेशनल लेबर्स हैं, श्रमिक बोलते हैं काम करने वाले। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि ट्रिपल टेस्ट जो है वो मात्र प्रो लेबर का ही डिवाइस है, उनके लिए ही है या उनके लिए ही था, ऐसा नहीं है। तो वो कह रहे हैं भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं था, बल्कि जो मालिक है उनके लिए भी था, सबके लिए था, ये कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मेरे लिए लिखा है, मात्र प्रो लेबर के लिए ये कोई डिवाइस नहीं था, सबके लिए ही था। एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये जो विस्तृत या व्यापक परिभाषा है इंडस्ट्री की, ब्रॉट, ये लेकर आई, विद इट, अपने साथ, क्या लेकर आई, नॉट जस्ट, केवल यही नहीं, बट ऑल्सो, ये भी। तो कह रहे हैं ये केवल द ID एक्ट्स प्रोटेक्शंस, ये जो नया ये जो ID एक्ट का जो प्रोटेक्शंस है, सुरक्षाएं हैं, तो यही अपने साथ नहीं लेकर आई जो विस्तृत डेफिनेशन है इंडस्ट्री की। कह रही साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी लेकर आई है, प्रतिबंध भी लेकर आई है। मतलब इन शॉर्ट कहें तो ID एक्ट की सुरक्षा और प्रतिबंध। तो कह रहे हैं सिर्फ सुरक्षा नहीं लेकर आई, बल्कि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लेकर आई है अपने साथ। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि, यानी कि फॉर एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगा भी, कैसे हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ प्रोटेक्शंस ही नहीं लेकर आई बल्कि प्रतिबंध भी लेकर आई है। कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस अ रेगुलेटेड रूट, रूट मतलब मार्ग, रास्ता, रेगुलेटेड मतलब कंट्रोल्ड, जो रेगुलेट किया जाता है। जैसे आप अपने गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगाते हो, ठीक है, वो कंट्रोल ही तो करता है गैस को। तो रेगुलेटेड रूट मतलब कंट्रोल्ड जो रास्ता है, टू एंट्रेचमेंट, सॉरी रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, किसी को कट करना, ठीक है, कट कर दिया बीच से। और ये कट स्पेशली यूज किया जाता है जैसे वर्कर्स हैं और वर्कर्स की संख्या को कम कर दिया गया। अब आप छटनी तो कर रहे हो, जब आप छटनी करते हो तो आप संख्या किसी की कम करते हो, काटते हो बीच से, तो उसी को बोला गया एंट्रेंचमेंट। तो ये जो छटनी करना है मतलब वर्कर्स को निकाल देना है कुछ रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं ये भी रेगुलेटेड रूट है, ठीक है। मतलब आप ऐसे ही नहीं किसी को भी निकाल दोगे, अब एक तौर तरीके से ही निकालोगे, कानूनी तरीके से निकालोगे। इसलिए बोला है कि रेगुलेटेड रूट टू रिट्रेंचमेंट, ठीक है। छंटनी जो है वो कंट्रोल्ड वे से है। एंड क्लोजर फॉर द एम्प्लॉयर,
और जो मालिक है उनका जो क्लोजर है, क्लोजर मतलब जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, आपकी शॉप्स इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनको अगर आप बंद कर रहे हो तो इसके लिए भी क्या है, एक रेगुलेटेड रूट है, ठीक है। तो रेगुलेटेड रूट किसके लिए, एंट्रेंचमेंट के लिए और बंद करने के लिए एम्प्लॉयर के लिए। तो ये तो अब बता दिया कि भाई जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो अपना कोई हुक्म नहीं चला सकता, जानबूझ के कुछ भी नहीं कर सकता, उसको भी नियम कायदे कानून में रहना पड़ेगा। एंड और अ बार, और एक बाधा, एक प्रतिबंध ऑन वर्कर्स, वर्कर्स पे भी अब एक बार है, एक प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है। कैसी रिस्ट्रिक्शन है, अ बार ऑन वर्कर्स स्ट्राइकिंग एट विल, एट विल मतलब अपनी इच्छा से, स्ट्राइक मतलब हड़ताल करना, मतलब वर्कर्स जो है अपनी इच्छा से जो हड़ताल कर देते हैं, तो इस पर भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो दोनों के लिए फायदा हुआ इसमें कि भाई एम्प्लॉयर है वो भी मनमानी नहीं कर सकते कि आपने छंटनी कर दी, एम्प्लॉयर को निकाल दिया ऐसे ही बेफालतू में, या फिर आपने ऐसी कंपनी को बंद कर दिया, कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो इनके लिए भी क्या हुआ, इस वजह से वर्कर्स को फायदा हुआ। और जो वर्कर्स हैं अभी अपनी एट विल पे, अपनी इच्छा से स्ट्राइक पे भी नहीं जा सकते हैं, ये भी एक प्रतिबंध है, तो इससे एम्प्लॉयर को फायदा हुआ। तो इसलिए क्या बोला गया है, ये जो एक्सपेंसिव डेफिनेशन है इंडस्ट्री की, ब्रॉट, ये लेकर आई विद इट अपने साथ केवल प्रोटेक्शन ही नहीं, प्रतिबंध भी। नेक्स्ट वन, इन एसेंस मतलब इन कंपेंडियम या फिर इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड, एसेंस इज सार, तो सार में मतलब इन अ नटशेल, द ट्रिपल टेस्ट अलाउड, तो इसने ट्रिपल टेस्ट ने क्या किया, अलाउ किया, अनुमति दी, आज्ञा दी, फॉर इंडस्ट्रियल पीस रादर देन वर्कर वेलफेयर अलोन। कह रहे हैं जो वर्कर वेलफेयर है, मतलब श्रमिकों का, कर्मचारियों का जो कल्याण है, अलोन मतलब केवल इसकी बजाय, रादर देन आ रहा है मतलब सिर्फ इस पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि इंडस्ट्रियल पीस को अलाउ किया है इस ट्रिपल टेस्ट ने, मतलब जो उद्योग है उसमें शांति बनी रहे, और इसके लिए वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों के लिए रूल होने चाहिए। तो इसलिए बोला है जो ट्रिपल टेस्ट है, तो इसने अलाउ किया है किसके लिए, इंडस्ट्रियल पीस के लिए भी शांति बनी रहे, बजाय कि केवल वर्कर के वेलफेयर के लिए काम हो। नेक्स्ट, सेवर, सेवर क्या होता है, काटना, सेवरिंग दैट प्रिंसिपल, तो उस सिद्धांत को काटना, फ्रॉम द आईआरसी, आईआरसी से, यहाँ पे कौन सा सिद्धांत की बात हो रही है, आई थिंक वही बेंगलोर वाला केस। तो कह रहे हैं सेवरिंग दैट प्रिंसिपल फ्रॉम द आईआरसी, आईआरसी क्या है, नए वाला रूल, एक तो 1947 एक्ट हो गया, एक वो बेंगलोर वाला हो गया 1978, और एक नया रूल आया 2020 वाला। तो कह रहे हैं ये जो बेंगलोर वाला केस है, ठीक है, इसको सेवर करना, इसको काटना नए वाले इससे, कह रहे हैं ये काटना, कट्स अवे, तो ये काटना काट देता है, अलग कर देता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो कह रहे हैं आईआरसी से उस सिद्धांत को काटना, काट देता है, कट्स अवे, क्या काट देता है, द इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क, जो व्याख्यात्मक ढांचा है, मतलब एक किसी चीज को इंटरप्रेट करने का पूरा जो फॉर्मूला है, फ्रेमवर्क है, तो उसको ही काट देता है अगर आप इसको उससे अलग करते हो आईआरसी से, ठीक है, तो वो उसको अलग कर देता है। तो दोबारा पढ़ो, तो कह रहे काट देना उस सिद्धांत को आईआरसी से, वो काट देता है व्याख्यात्मक ढांचे को, और कौन सा व्याख्यात्मक ढांचा, कह रहे दैट अलाउड, जिसने आज्ञा दी थी, सच डिस्प्यूट्स, ऐसे मामलों को, टू बी सॉल्व्ड, हल किए जाने की। तो ये टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला लेसन, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट है, अलाउड वर्ब की सेकंड फॉर्म। और कह रहे हैं एज द मेजोरिटी हैज डन, जैसा कि ज्यादातर ने किया है। तो अब क्या मतलब निकालोगे, कह रहे हैं उस सिद्धांत को आईआरसी से काट देना, यानी कि बेंगलोर वाले केस में जो डेफिनेशन है उसको नए वाली डेफिनेशन से हटा देना, एज जैसा कि मेजोरिटी ज्यादातर जजेस ने किया है। तो कह रहे हैं ये कट्स अवे, ये काट देता है, किसको काट देता है, जो इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क है, व्याख्यात्मक जो ढांचा है, जिसने अनुमति दी थी ऐसे डिस्प्यूट्स को हल किए जाने की। इसके बाद लिखा है विद द एसेंस ऑफ द ट्रिपल टेस्ट, जो ट्रिपल टेस्ट का एसेंस है, सार है, तो इसके साथ, तो विद, और कौन सा सार, कह रहे हैं कैरिड इनटू, जो ले जाया गया सेक्शन 2P के अंदर, मतलब ये कह रहे हैं जो ट्रिपल टेस्ट का जो सार है ना, पूरा तो ट्रिपल टेस्ट नहीं लेकर गए, जो उसका सार है
तो उसको कैरिड इनटू वो लेकर गए हैं सेक्शन 2P में, मतलब ये नए वाले के अंदर। तो कह रहे हैं ट्रिपल टेस्ट के सार को सेक्शन 2P के अंदर ले जाने के साथ इट इज नाउ इनकम्बेंट अपॉन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। कह रहे हैं इट इज नाउ इनकम्बेंट, अब ये जिम्मेदारी है किस पर, कोर्ट्स पर और ट्राइब्यूनल्स पर। कोर्ट आप जानते हो अदालतें होगी और ट्राइब्यूनल्स मतलब स्पेशल कोर्ट हो गए। और इनकम्बेंट अपॉन का मतलब होता है किसी पर जिम्मेदारी होना। तो इन्होंने क्या करा है, ये वाली जो डेफिनेशन, इसका जो एसेंस है, सार है, वो लेकर गए हैं किसमें, इसके अंदर। तो इस चीज के साथ क्या हुआ, अब इनकम्बेंट हो गया किस पर, कोर्ट्स पर और ट्राइब्यूनल्स पर, मतलब इनकी जिम्मेदारी हो गई है टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, दैट की अ चेंज ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट होता है कानून, जो कानून का बदलाव है, कानून में बदलाव जो है, इज नॉट रेड, इसको न पढ़ा जाए एज अ चेंज ऑफ इंटेंट, इरादे के बदलाव के रूप में। मतलब ये कह रहे हैं जो चेंज ऑफ स्टैट्यूट है, कानून में बदलाव हुआ है, कह रहे हैं चेंज ऑफ इंटेंट, इरादे में कोई बदलाव नहीं है। तो ये जो कानून में बदलाव है ना, इसको ऐसे मत पढ़ना कि ये इरादे में बदलाव है, इरादा हमारा वही है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है, कोर्ट्स की और ट्राइब्यूनल्स की, सुनिश्चित करना कि जो चेंज ऑफ स्टैट्यूट है, कानून में बदलाव, तो उसको न पढ़ा जाए इरादे में बदलाव के रूप में। इवन इफ, भले ही, द मेजोरिटी जजमेंट, भले ही जो ज़्यादातर जजमेंट है, हैज़ रिमूव्ड द एंकर, भले ही ज़्यादातर जज ने क्या किया, ये जो एंकर है मतलब बेंगलोर वाला केस जो मजबूत आधार था, तो इसको हटा दिया है टू डू सो, ऐसा करने से। सिंपल हो गया। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, आई नो, बट आपको समझना तो होगा, पर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी आपको समझाने की। तो चेंज ऑफ स्टैट्यूट, अब कानून बदला है लेकिन इरादा तो वही है, तो इसलिए कह रहे हैं कानून का जो बदलना है, इसको ये मत समझना कि वो इरादा बदल गया है। इवन इफ, भले ही, देन मेजोरिटी जजमेंट हैज़ रिमूव्ड, तो ये आ गया जो ज़्यादातर फैसला है उसने रिमूव किया है, मतलब 6 ने तो हटा ही दिया है एंकर को, वही शीट एंकर हो गया, ट्राइब्यूनल स्पेशल कोर्ट हो गए, और इनकम्बेंट अपॉन पुराना वर्ड है, मतलब जिम्मेदारी किसी पर होना, देन कैरी ले जाना साथ, इनटू किसी चीज़ में, एसेंस इज सार, ऊपर अगर देखोगे रेगुलेटेड रूट, एक कंट्रोल्ड वे, तरीका, रिट्रेंचमेंट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ड, देखो ध्यान से, ये रहा रिट्रेंचमेंट, ये आप सेल्फ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला वर्ड और देख लो, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, ये, ठीक है, कानून, अधिनियम। फिर आ गया आपका ट्राइब्यूनल्स, मतलब ये, ठीक, ये पढ़ना आपका काम। तो आज बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इंग्लिश सीखो, पहले नहीं आता तो जरूर सीखो, और सीधा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। एडिटोरियल पढ़ने के लिए आपका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, आपको हिंदी आनी चाहिए, डायरेक्ट इंग्लिश में समझोगे नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।